बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एडवोकेट मार ज़ुहैब जोता है। टुडे टॉपिक इज़ सेक्शन 346 टू 352 CRPC। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल का जो आइकॉन है उसको ज़रूर दबाएं और आल पे लाजमी किया कीजिए, क्योंकि आपको सारे लेक्चर मिलें जो पिछले भी हैं, जो न्यू भी आने वाले हैं, कोई आपसे वो लेक्चर जो मिस ना हो जाए। तो आए आज जो टॉपिक है उस पे चलते हैं। अभी कानून कभी भी रास्ते बंद नहीं करता। लेजिस्लेचर जिस वक्त भी लेजिस्लेट करता है तो वो ना सिर्फ सोसाइटी की रिक्वायरमेंट बल्कि लिटिगेशन ट्रेंड को भी हमेशा ज़हन में रखता है। इसके अलावा मेन इसके अंदर जो रूल हैं, चूँकि कोर्ट के हैं, उसके अंदर हर चीज़ और हर सिचुएशन के ऊपर कोई ना कोई ऑर्डर पास करना है, तो ऑर्डर सिर्फ उस वक्त पास हो सकता है जब कोई प्रोविज़न मौजूद हो। और ये प्रोविज़न क्रिमिनल लॉ में मौजूद होना इसलिए भी ज़रूरी है कि क्रिमिनल लॉ के अंदर ट्रायल कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर ना रही है, ना अभी मौजूद है। लेकिन सिविल लॉ के अंदर अगर इसी बात को जंक्शन पोजीशन पर आप कंप्रोहेंसिव करेंगे तो सिविल के अंदर बेशुमार कंप्रोहेंसिवली लॉ हैं, लेकिन स्टिल लेजिस्लेशन ने ये बात सोची कि इनहेरेंट पावर दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्रोविज़न किसी सिचुएशन में राइज़ हो जाती है और कोर्ट जो है वो बंद गली में ना खड़ी हो, लिहाजा उन्होंने उनको कहा कि अगर आपके पास कोई प्रोविज़न अप्लाई ना होती हो तो आप स्टिल समझते हैं कोई अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हो सकती है, तो आप इस इनहेरेंट पावर को यूज़ करके इसे टैकल करें। लेकिन क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं है, लिहाजा क्रिमिनल लॉ जब ऐसे मौजूद नहीं है तो उसका ये भी मतलब होगा कि उस पर हर सिचुएशन के लिए कोई प्रोविज़न तो मौजूद हुई। अब आप लोग पहले जो डिस्कशन हो चुकी है उसको आपने सुना भी होगा और ज़रूर पढ़ा भी होगा, जिसके अंदर आपने ये भी देखा कि बाज़ सिचुएशन के अंदर चार्ज जो है अमेंड हो जाता है। जिस वक्त चार्ज अमेंड हो जाती है तो हो सकता है कि वो उस कोर्ट की जुरिडिक्शन ही रहे, और ये भी हो सकता है कि वो कोई पार्टी पर अदम एतमाद कर दे किसी भी रीज़न की वजह से। ये भी पॉसिबल है कि कोई टेरिटोरियल या लोकल जुरिडिक्शन का इशू बन जाए, चाहे वो उसी मजिस्ट्रेरियल कोर्ट का हो या वो सेशन कोर्ट का हो। मजिस्ट्रेरियल कोर्ट मींस वन मजिस्ट्रेट टू अनदर हो, या सेशन कोर्ट मींस मजिस्ट्रेट टू सेशन कोर्ट इशू बन जाए तो फिर टेरिटोरियल या लोकल जुरिडिक्शन का। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखा कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन हो गई तो उस सूरत के अंदर उसका अलग से चार्ज फ्रेम किया जाएगा एट द टाइम ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। उसके अलावा भी कई सिचुएशन भी अराइज़ हो सकती हैं जहां पर जज जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है और दूसरा जज उसकी जगह चार्ज ले रहा है। फिर क्वेश्चन अराइज़ होता है कि इस सिचुएशन में पिछले जज की प्रोसीडिंग को कौन सी प्रोविज़न कवर करेगी, या प्रोविज़न नहीं होती तो जो ही जज ट्रांसफ़र होकर आता तो आने वाला जज फिर ज़ीरो से ट्रायल शुरू करता। अगर वो भी कंक्लूड करने के पास जाता तो पता चलता उनका भी ट्रांसफ़र हो गया, फिर नए जज आते तो फिर उनको भी ज़ीरो से शुरू करना पड़ता।
इसके अलावा आप सेंटेंस के अंदर देखेंगे कि इस वक्त भी एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए, जज साहब जो हैं वो सेंटेंस ज़्यादा देना चाहते हैं लेकिन ग्रेविटी ऑफ सेंटेंस को वो जानते हैं, या वो ये जानते हैं कि इसको सज़ा नहीं दी जा सकती जो मैं देना चाह रहा हूँ, बल्कि उसको इन्हेंस पनिशमेंट देनी चाहिए। इन सारी सिचुएशन को कवर करने के लिए कानून के अंदर 346 ऑन वर्ल्ड प्रोविज़न मौजूद हैं जो कि हर सिचुएशन को डील कर रही हैं। अब हमने जिस वक्त कॉग्निजेंस देखी तो कॉग्निजेंस में हमने देखा क्या था कि मजिस्ट्रेट साहब 173 की रिपोर्ट को या कंप्लेनेंट को या किसी और सोर्स से उनको क्राइम की इंफॉर्मेशन मिलती है या उनकी अपनी इंफॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर वो किसी चीज़ की कॉग्निजेंस लेते हैं। तो हमने ये देखा जो उनके ट्रायबल होंगे उनको अपने पास रख लेंगे और जो सेशन कोर्ट के होंगे 192 के तहत ऊपर ऑन वर्ल्ड ट्रांसमिट कर देंगे। या कॉग्निजेंस है, इंडायरेक्ट कॉग्निजेंस है। एक और सिचुएशन हमने कंप्लेनेंट में हमने देखी जहाँ पर आपने देखा कि कंप्लेंट आई और मजिस्ट्रेट साहब ने ये समझा कि ये मेरी जुरिडिक्शन ही नहीं है। हमने फिर देखा वो 201 के तहत उसको रिटर्न करेंगे कि जाकर मुतल्लिका अदालत के अंदर आप दर्ज करें। अब दूसरी सिचुएशन में ये देखते हैं, अगर एक ट्रायल रिज्यूम हो गया, कॉग्निजेंस भी ले ली गई, इवन चार्ज भी फ्रेम हो गया और बाद में जाकर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसके अंदर जज साहब समझते हैं या जज को ये फील होता है कि जहाँ पर वर्ड अपीयर का यूज़ हुआ है ये तो लगता है कि ऑफेंस या केस इनको मज़ीद ट्राई नहीं करना चाहिए। तो इस सूरत के अंदर आपकी 346 जो है इस सिचुएशन को कवर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कोई जुरिडिक्शन का इशू राइज हो जाए या ये भी हो सकता है कि कोई पार्टी इस जज साहब से किसी रीज़न की वजह से केस सुनाना ना चाहती हो, या ये भी हो सकता है कि जज साहब अपनी ज़हन से या इंफॉर्मेशन की वजह से कोई सवाल राइज हो जाए कि इस केस को मज़ीद नहीं सुनना चाहिए, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जो कि इसके अंदर कवर नहीं है लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ये समझते हैं कि इस केस को मुझे और नहीं सुनना चाहिए। तो 346 CRPC इन सारी सिचुएशन का हल देती है। इसके अंदर वो मज़ीद वो सारी मजिस्ट्रेरियल कोर्ट भी कवर है कि अगर एक ऑफेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल 324 है और 324 का केस मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास के पास आ जाता है और मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट ये समझता है कि ये तो सेक्शन 30 का ट्राइबल है, तो वो अब क्या करेगा। तो ये भी 347 के अंदर ट्रांसफ़र की पावर उनको दी गई है कि वो इस केस को नहीं सुन सकते, लिहाजा वो इसको मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास सेंड कर दें। तो ये सारी सिचुएशन के लिए आपको 346 की ज़रूरत होती है। दौरान एविडेंस एक ऑफेंस ट्राई हो रहा था, उस ऑफेंस को ट्राई करते हुए एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आई फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ऑफेंस था वो 354 PPC के अंदर कोर्ट ट्राई कर रही थी किसी अक्यूज़्ड को, और शहादत होने के बाद कोर्ट को शहादत में ये लगता है कि ये तो 354A अप्लाई करता है और कोर्ट उसके अंदर अमेंडमेंट ऑफ चार्ज की तरफ चली जाती है। तो इस सूरत के अंदर ये वो ऑफेंस होगा जो कि ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट होगा। इसी तरह कोई और भी केस हो जिसके अंदर फ़र्ज़ करें 332 का केस कोर्ट सुन रही है जो कि मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 की समात है, लेकिन मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 ड्यूरिंग कोर्ट ऑफ एविडेंस फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट सोचता है कि ये जो एविडेंस है इसके अंदर
जो है एक्चुअली वो कत्ल आमद की एविडेंस आ रही है और ये 332 नहीं कत्ल आमद बनता है। तो ये भी एक सिचुएशन है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब समझते हैं कि ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है, तो ये यहाँ पर 347 के तहत वो इस केस को उस कोर्ट के अंदर रेफ़र कर देंगे कि पर्पज़ ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, और इस को डिसाइड करने के लिए ऐसी सारी सिचुएशन 347 CRPC में कवर होती है। और फिर जो प्रीवियस कन्वेंशन है, आप लोगों ने देखा कि इसका चार्ज फ्रेम हो गया है, और फिर आप लोगों ने ये भी देखा इसकी सज़ा ऑर्डिनरी सज़ा नहीं रहेगी, बल्कि अगर चोरी का केस है तो इसकी सज़ा 10 साल या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक इसी केस के अंदर सज़ा दी जा सकेगी। जो कि आपके स्टैम्प के थेफ्ट के जितने भी चैप्टर हैं दोनों में इन ऑफेंस पर अगर कोई रिपीट करता है कन्वेंशन के बाद, तो इस सिचुएशन के अंदर 348 भी ये ऑप्शन दे रही है इस कोर्ट को कि अगर तो कोर्ट समझती है कि मैं खुद इसमें एडिक्टिव सेंटेंस पास कर सकता हूँ अपनी ज्यूरिडिक्शन के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा था, उसके पहले कोई बकरे चोरी का केस था उसके ऊपर, उसमें कोर्ट ने उसको 15 या 20 दिन की सज़ा दे दी, या इवन प्रोविज़न भी हो सकता है कि कर दी हो, और सेकंड टाइम फिर वो रिपीट करता है और चोरी भी ऐसी नॉमिनल होती है। तो यही यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब लाजमी नहीं कि इवन प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव होने के बावजूद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या 10 साल की सज़ा की तरफ जाएं। हो सकता है पहले उन्होंने 10 दिन की सज़ा दी थी, इस दफ़ा उसने रिपीट किया तो अपनी ज्यूरिडिक्शन के मुताबिक 3 साल सज़ा भी देना चाहें, क्योंकि वो भी इसकी ज़्यादा होगी। और इवन रिपीट भी किया है, ऑफेंस इतना नॉमिनल है, वो ये समझते हैं कि मैं इसमें एडिक्वेट पनिशमेंट खुद ही दे दूंगा, फिर उनके रेफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन ऑफेंस के अंदर ऐसी ग्रेविटी है जो रिपीट हो रही है, जैसा कि रॉबरी डकैती, इस सूरत के अंदर स्टैम्प है। स्टैम्प के जितने ऑफेंस हैं उनमें से कोई सीरियस है कि कोई शख्स कोई फ्रॉड करता है सेकंड टाइम में, इस सूरत के अंदर CRPC 348 ऑप्शन दे रही है कि जहाँ पर कोर्ट एडिक्ट सेंटेंस पास ना कर सके अपनी जुरिडिक्शन के मुताबिक, जो कि उसको सेक्शन 32 के तहत है। इस सूरत के अंदर कानून 348 की प्रोविज़न दे रहा है कि वो 348 के तहत जिस कोर्ट की वो समात बनेगी, जितनी सज़ा देनी थी वो उसी कोर्ट में भी रेफरेंस उस कोर्ट को भी सेंड कर सकता है। फिर आपकी 349 है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है मजिस्ट्रेट क्लास सेकंड और क्लास 3 को डील कर रही है कि अगर वो आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एट द टाइम ऑफ प्रोनोंसमेंट ऑफ जज इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि हम इसको इतनी सज़ा नहीं देनी चाहिए जो कि मेरी एक्चुअल पावर है। सेक्शन 32 में देखा गया है कि इनकी क्या पावर है, तो वो इसका रेफरेंस बनाकर इस मजिस्ट्रेट साहब को के पास भेज सकते हैं, जो कि ये एडवोकेट या सेंटेंस इनहेंस इसको ऑन वर्ड कर सके। तो यहाँ तक 349 जो है, इसके आगे यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट कोई रेफरेंस नहीं बना सकता। और फिर 349 नई कोर्ट को भी कुछ पावर दे रहा है, और ये भी बता रही है कि अगर कोई एक्यूज़ के साथ अगर कोई और एक्यूज़ होता है तो ये भी उनको पावर है, ये जो नई एडवोकेट्स है तो है तमाम को ही इस नई कोर्ट के अंदर फॉरवर्ड कर देगा फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोनोंसमेंट ऑफ डेथ जजमेंट और इनहेंस पनिशमेंट। इस तरह 349 का जो लास्ट प्रोविज़न है वो इस चीज़ को डील कर रहा है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट साहब को 349 का कोई ऐसा रेफरेंस मिलता है इनहेंसमेंट
पनिशमेंट का, तो ये लाजमी नहीं है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर रिलाई करें। 349 की आखिरी प्रोविज़न ये बता रही है कि वो चाहे तो किसी भी विटनेस को दोबारा कॉल कर सकता है, री एग्ज़ाम करवा सकता है, क्रॉस एग्ज़ाम करवा सकता है, वट एवर द प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल। जो कि वो समझता है कि वो दोबारा होना चाहिए, वो उसी इस प्रोविज़न के तहत दोबारा भी करवा सकता है। और क्लास 2 और 3 ने जो रेफरेंस भेजे हैं उसके ऊपर भी रिलाई कर सकता है। फिर आपको जो मैं बात कर रहा था ट्रांसफ़र की, वो सक्सेसर आ जाता है किसी प्रोविज़न के तहत। तो आप 350 सेक्शन पढ़ें तो ये सारा उसके अंदर सिचुएशन कवर है कि अगर किसी कोर्ट के पास कोई रेफरेंस जाता है तो कोई जज साहब किसी जज साहब का तबादला हो जाता है और उनकी जगह कोई नया जज रिप्लेस करता है, तो 350 के तहत नए आने वाले जज जिनका ट्रांसफ़र हुआ है वो वहाँ से चीज़ें रिव्यू कर सकते हैं जहाँ से उनको मिली हैं, और इस ग्राउंड के ऊपर किसी किस्म की कोई इलीगलिटी नहीं समझी जाएगी। सिमिलरली किसी रीज़न की वजह से अगर कोई नई कोर्ट जिसको केस ट्रांसफ़र हुआ है किसी भी रीज़न की वजह से वो समझती है कि न्यू ट्रायल होना चाहिए, तो 350 सेक्शन 350 इनको ये ऑप्शन भी देती है कि आप ज़ीरो से नया ट्रायल शुरू कर सकते हैं। इस 350 के अंदर आगे एपलेट कोर्ट जो है उनके बारे लिखा है कि कन्वेंशन हो गई हो जज साहब ने की हो तो हाई कोर्ट, और अगर जस्टिस साहब ने की हो तो इस सूरत में सेशन कोर्ट एज एन एपलेट इनके पास ये पावर होगी। वो जितनी एविडेंस पहले रिकॉर्ड की गई है इस सारे को अगर समझता है कि अक्यूज़्ड को कोई मेंटालिटी कोई काज हुई है, तो इस सूरत के अंदर जोनोवल की भी पावर है। अगर वो चाहें तो इसके तहत अक्यूज़ ट्रायल को एक्विट भी कर सकता है। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि ड्यूरिंग कोर्ट ऑफ ट्रायल अराइज़ होती हैं, और अराइज़ होने की सूरत में 346 से 350 तक सारी सिचुएशन को इसी डेवलपमेंट के अंदर कवर किया गया है। आप का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक जो आपने लेक्चर सुना है, तो आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़।